हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट से स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, उसका वर्गीकरण करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शब्द क्या होता है दोस्तों? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाती है। क्या होता है दोस्तों? एक या एक से अधिक वर्णों से मिली एक सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अगर इसकी हम बात करें दोस्तों कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों? शब्द क्या है? भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। शब्द क्या करता है? कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कमल। कमल, तो कमल से हमें क्या याद आता है? एक फूल की छाया, हमारी छवि हमारे दिमाग में बनती है, जिससे हम क्या पता लगा लेते हैं कि यह शब्द इसी के लिए बनाया गया है। तो उसे हम कहते हैं कि शब्द कोई ना कोई क्या करता है? अर्थ प्रकट करता है। शब्द का क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई सार्थक अर्थ होता है। और बात करें दोस्तों तो वाक्य में शब्द निश्चित कार्य करते हैं, क्योंकि शब्दों से मिलकर ही वाक्य बना होता है। तो जब वाक्य में शब्द प्रयोग होगा तभी तो हम कहेंगे ना कि वाक्य में क्या हो रहा है? शब्द प्रयोग हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वाक्य में शब्द निश्चित कार्य करते हैं। अगले बात करें दोस्तों तो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पूछा जाता है प्रश्न में कि पद क्या होता है। शब्द विचार में ये एक प्रश्न है कि पद क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं कि अ, किताब, एक शब्द है जिसकी क्या है? एक छवि बनेगी हमारे दिमाग में। क्या बनेगी? किताब की बनेगी, जिसे हम पढ़ते हैं। तो वो क्या छवि बन रही है? इससे हम क्या पता लगा रहे हैं? किताब क्या है? एक सार्थक शब्द है, यानी कि इसका कोई ना कोई अर्थ है। अगर हम इसे लिख दें कि वह, अगर अब हमें पूछा जाए कि पद क्या है दोस्तों, तो इस शब्द को अब हमने इस वाक्य में पिरो दिया है, यानी कि अब ये किताब क्या हो गई? एक पद। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे शब्द ना कह के पद कह। इतना समझ में आया आपको? बात करें दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण की, तो हम शब्दों को वर्गीकरण करने पर हम चार आधार पर शब्दों का अध्ययन करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहला होगा रचना के आधार पर, दूसरा होगा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होगा अर्थ के आधार पर, और चौथा होगा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। इन चार आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। पहला आधार है जिसमें रचना का आधार। रचना के आधार पर हमें तीन शब्द प्राप्त होते हैं: ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। अब इस वर्गीकरण का मतलब समझिए दोस्तों। आपने पढ़ा होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है? ये शब्दों का वर्गीकरण है। तो ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण और देता हूँ। ये वर्ण पढ़ा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। वर्ण में क्या मैंने बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों का दो रूप से भेद किया जाता है। एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसको भी हम दो वर्गीकरण करते हैं, जिसमें तीसरे में आ जाता है प्लुत स्वर की जगह संयुक्त स्वर। और व्यंजन का हम भेद करते हैं तो उसे हम पाते हैं के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो उसी प्रकार से जिस तरह से हमने व्यंजन का भेद किया उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर जब हमने भेद किया था तो उसमें हमने कहा था कि स्पर्शी व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, और उन सबको जोड़ के बताया था कि 33 व्यंजन आपके हो जाते हैं। तो वो जो वर्गीकरण है
इसका करने का मतलब सीधा सा होता है कि यहाँ पर अगर हमने चार आधार पर वर्गीकरण किया है, तो इस आधार पर अगर हम पढ़ेंगे, यानी रचना के आधार पर हम शब्दों का भेद करते हैं, तो हम तीन शब्द पाते हैं, तीन तरह के शब्द पाते हैं, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि हिंदी में हमें सिर्फ रचना के आधार पर ही शब्दों को पढ़ना है, तो बाकी सब उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग के आधार पर हम इनको निरर्थक मान लेंगे, और ये क्या होगा, सिर्फ रचना के आधार पर ही हम शब्दों को पढ़ेंगे, यानी सिर्फ तीन आधार पर, ऋण आधार, यौगिक और योग ऋण। ठीक, समझ में आया दोस्तों आपको? अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर आपके हो जाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये वर्गीकरण आपको समझना होगा दोस्तों कि जो रचना के आधार पर है, इसमें तीन है, ऋण शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो आप पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, और यहाँ पर तीसरा है सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। आप आपने वो देखा होगा कि संज्ञा पढ़ाई जा रही है, सर्वनाम पढ़ाए जा रहे हैं, क्रिया पढ़ाई जा रही है, विशेषण पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का भेद तो हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, शब्दों का भेद तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि संज्ञा कहाँ है, सर्वनाम कहाँ है, क्रिया कहाँ है, विशेषण कहाँ है। तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे कहाँ मिलेगा, विकारी शब्द में मिलेगा और अविकारी शब्द में मिलेगा। कैसे मिलेगा, विकारी शब्द में आ जाएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, और अविकारी शब्द बाकी जो बचते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये सब आपके अविकारी शब्द में आएंगे। तो जिसको हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे अगली वीडियो में ऋण और योग ऋण और यौगिक शब्द की, यानी कि रचना के आधार पर, फिर पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, और फिर पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।